डियर स्टूडेंट्स, कल हमने विसरण और परासरण, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था। उसमें आपने ये पढ़ा था कि पानी कैसे कंसंट्रेशन से अंदर आता है और कैसे कंसंट्रेशन लो होती है तो बाहर जाता है और अंदर आता है। कंसंट्रेशन के बेस पे आपने पढ़ा था कि पानी कैसे तो अंदर आएगा, कैसे बाहर जाएगा। कोई भी पदार्थ है तो कैसे तो बाहर जाएगा और कैसे अंदर आएगा। आज हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था आपसे। वो है, एक तो है प्लाज्मोलाइसिस जिसको कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन, और दूसरा है इम्बिबाइशन या सक्सेशन या अंतः शोषण जिसको नाम दिया है। इम्बाइबिशन और प्लाज्मोलाइसिस। फर्स्ट है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले हम देखें कि होता क्या है, प्लाज्मोलाइसिस कैसे होता है। तो ये एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब हम इसे किसी ऐसे घोल के अंदर रख देते हैं जिसकी सांद्रता अधिक हो, यानी बहुत ज्यादा गाढ़ा घोल हो। इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अधिक कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब इसके अंदर हम इस सेल को रख देते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पानी यहाँ कोनों से, ये क्या है, मार्जिन या कोनों से पानी बाहर की ओर निकलने लगता है और बाद में साइटोप्लाज्म से सिकुड़ करके बिल्कुल बीच में आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम किसी सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो इसमें एक्स ऑस्मोसिस होता है जिससे पानी बाहर की तरफ आता है। सबसे पहले ये पानी कोनों से अंदर की बाहर की तरफ निकलने लगता है, जिससे जो साइटोप्लाज्म होता है वो कोनों से अंदर की ओर श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। सबसे पहले कहां से सिकुड़ेगा? कोनों से सिकुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस बीच में रहता है और उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म आकर के इकट्ठा हो जाता है और उसका जितना भी पानी था वो बाहर निकल जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो सेल होती है पूरी तरह से पिचक जाती है। इस पिचकने की क्रिया को प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य का सिकुड़ना जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। इसको अंदर अगर हम उसको उल्टा चलें, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, यदि प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जीव द्रव्य कुंचित सेल को हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लेंगे तो एंड ऑस्मोसिस होगा। जो वाटर जो बाहर निकला था वो वापस इस साइटोप्लाज्म में आने लगेगा और ये सबसे पहले इस स्टेज के अंदर आएगी, यानी कि ये साइटोप्लाज्म जो फैलने लगेगा। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगी, ये पूरी तरह से साइटोप्लाज्म अपने जो पहले की कंडीशन के अंदर आ जाएगा। पहले तो सेल जो होती सिकुड़ी थी जिसको हमने बोला प्लाज्मोलाइसिस, बाद में ये जो सेल होती है ये वापस फूल करके पहले वाली स्थिति के अंदर आ जाती है। इसको हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। हिंदी में कहें तो जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? मान लीजिए आपके पास खेत है, खेत में खरपतवार उगाए हैं। उस खरपतवार के ऊपर यदि हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाल दें तो यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कारण प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया होगी और उस प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया से जो खरपतवार या वीड्स होते हैं वो नष्ट होते चले जाते हैं। सेकंड, इसका कहाँ होगा? देखिए, इससे इस बात का पता चलेगा कि कोई मेम्ब्रेन है वो जीवित है कि नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है। इस तरह से इस चीज के बारे में हमें पता चलेगा। तो इसका ये यूज होता है। इसी के साथ में एक और टॉपिक है इम्बिबाइशन या अंतः शोषण। अब ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखिए, अगर मैं इस चौक में थोड़ा सा पानी डाल दूं थोड़ा सा, तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी चौक। फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें पानी कहाँ है, तो आप कहेंगे भाई पानी तो इसमें है ही नहीं, सारा का सारा चौक के पानी को पी गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि पानी कहाँ गया, तो आप कहेंगे पानी नहीं है, भाई इसमें बीच में इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या इसने विलयन बनाया पानी से? विलयन इसने बिल्कुल भी नहीं बनाया। तो इसका मतलब ये है कि बिना विलयन या सॉल्यूशन बनाए पानी को एब्जॉर्ब करने की क्रिया को
अंतः शोषण इम्बाइबिशन कहते हैं, अंतः शोषण या इम्बाइबिशन कहते हैं। फिर सुनिए, बिना विलयन बनाए पानी को अवशोषित करने की क्रिया को इम्बिबाइशन या अंतः शोषण की क्रिया कहा जाता है। अब ये अंतः शोषण जो होता है ये कहाँ होता है और काम कहाँ आता है, कहाँ होता है और कहाँ काम आता है। तो इसके अंदर देखिए, बरसात होती है, बरसात में जो गेट होते हैं वह आसानी से नहीं खुलते, यानी टाइट हो जाते हैं। अब आप सोचिए वो टाइट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बरसात की जो नमी होती है, पानी होती है, उसको वो अवशोषित कर लेते हैं। विलयन तो कहीं बनता ही नहीं है, काट के देखो तब भी कोई पानी नहीं है। लकड़ी फूल जाती है और फूल करके वह मोटी हो जाती है, जिसके कारण हम गेट बंद करने में दिक्कत आती है। इस चीज का उपयोग जो है पुराने आदिवासी हमारे जानते थे। उसमें क्या होता था, ये कोई चट्टान है, इस चट्टान को तोड़ना है, तो आदिवासियों के पास तो कोई मशीन तो होती नहीं थी, इसको तोड़े कैसे, तो वो थोड़ा सा इस क्रिया का उपयोग करते थे। कैसे क्रिया का उपयोग करते थे, सबसे पहले वो थोड़ा छेद कर देते इस चट्टान में, छेद करने के बाद में इसमें सूखा लकड़ी का टुकड़ा फिट कर देते, फंसा देते थे और उसको ऐसे ही छोड़ देते थे। जब बरसात आती थी तो अंतः शोषण का प्रोसेस होता था, जिसके कारण पानी अंदर की ओर अवशोषित होता था और अवशोषित होने के कारण ये लकड़ी का टुकड़ा फूलता था, फूल करके प्रेशर पड़ता था और इस प्रेशर से ये चट्टानें जो तड़क जाती थी, और तड़क जाती तो ये टूट करके नीचे की ओर गिर जाती थी। तो चट्टानों को तोड़ने के अंदर इसका उपयोग करता था कि भाई चट्टान तो है, उसको तोड़ना है, अब कैसे तोड़े, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब बात यह आता है कि भाई जीव द्रव्य कुंचन है और जीव द्रव्य विकुंचन है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, तो इसमें क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। तो लेवल डायग्राम मैंने आपको बताए थे, उसमें यह कहा है कि जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वह श्रिंक होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में से पानी बाहर की ओर निकलने लगता है, एक्सऑस्मोसिस होता है। सबसे पहले ये सिकुड़न होती है कोनों पर, और उसके बाद में ये सिकुड़ता सिकुड़ता जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल बीच में एक छोटी सी गेंद के रूप में आ जाता है। इसको तो कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस यानी सिकुड़ना। अब जीवित रूप में कुंचन डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, पहले हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लगा था, अब इस सेल को हाइपोटोनिक यानी कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन में रखेंगे तो एंडोस्मोसिस होगा, पानी अंदर की ओर आने लगेगा, जिससे धीरे धीरे करके साइटोप्लाज्म वापस फैलने लगेगा, और फैल करके जैसे ही वो फैलेगा वैसे ही वो अपने पूर्व स्थिति के आने लगेगा और सेल पहले की कंडीशन में आ जाएगी। इसको कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, इसका फैलना। तो ये इसमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन ये भी आएगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। तो इम्पोर्टेंस क्या होगा कि भाई सेल है, इसकी एक्टिव है कि नहीं, वायबिलिटी है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए, सेल की सक्रियता को चेक करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, दूसरा, खेतों में खरपतवार या वीड्स होते हैं उसको नष्ट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसी तरह से आपने पढ़ा था अंतः शोषण। अंतः शोषण क्या प्रोसेस होता है, अंतः का मतलब अंदर, शोषण का मतलब सोखना। इसका मतलब ये होता है कि पानी को अंदर की ओर सोखना अंतः शोषण इम्बिबाइशन कहलाता है। लेकिन अंदर की ओर सोखेंगे तो पानी तो दिखना चाहिए, लेकिन इसमें पानी नहीं दिखेगा। कारण इसलिए हमने डेफिनेशन दी कि बिना विलयन बनाए पानी को अंदर अवशोषित करने की क्रिया को अंतः शोषण या इम्बिबाइशन कहते हैं। इसमें कोई विलयन नहीं बनेगा। अगर इस गीली चौक को काट के देखे तो कहीं पानी नहीं दिखेगा। इसी तरह से जो बरसात के दिनों में गेट होते हैं वो खुलते नहीं है, उसका कारण भी ये होता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतः शोषण क्या होता है और इसकी क्या उपयोगिता है, पुराने समय में किस तरह से होता है। कुछ एक अंधविश्वास भी थे, उसको मैं आपको बताता हूँ। अंधविश्वास क्या था कि भाई वहां कुछ लोग जो ढोंगी किस्म के थे, उन ढोंगी किस्म में लोगों ने मिट्टी के नीचे गड्ढा खोदा
और गड्ढा खोदने के बाद इसमें नीचे की ओर एक शिवलिंग लगा दिया, नीचे की ओर क्या बना दिया, शिवलिंग। इसके नीचे की ओर चने भर दिए, सूखे चने भर दिए, बहुत सारे चने भर दिए, सूखे चने, एकदम सूखे चने। अब क्या कहा भाई, ऊपर से पानी डालो, तो यहाँ पे भगवान आएंगे, पानी डालो क्या होंगे, भगवान आएंगे। अब देखो भगवान कैसे आए, पानी यहाँ गया, नमी नीचे गई, इस नमी को चनों ने अवशोषित किया, जब अवशोषित करते तो चने फैलते हैं तो प्रेशर पड़ेगा, उसको कहेंगे चूषण दाब, सक्शन प्रेशर कहेंगे। इस प्रेशर जैसे ही पड़ेगा तो ये थोड़ा ऊपर की ओर फैलेगा, और जैसे ही ऊपर की ओर फैलेगा शिवलिंग जो है इसमें गति करता हुआ ऊपर की ओर आ गया। तो उन्होंने ये बताया कि देख लीजिए शिवलिंग जमीन में से ऊपर की ओर आ रहा है, वो अंधविश्वास था। पर लॉजिक इसका क्या है, अंतः शोषण। चनों ने पानी को अवशोषित किया, प्रेशर बना, प्रेशर से वो ऊपर की ओर खिसकने लगे, जिससे उसके ऊपर रखी हुई वस्तु अर्थात शिवलिंग भी ऊपर की ओर आ गया। तो दोस्तों ये इसके नोट्स में आपको पहले भेज चुका हूँ, आशा करता हूँ आपने पढ़ लिए होंगे। तो नहीं पढ़े तो आप उसको इस टॉपिक के अनुसार पढ़ लेना। उसके बाद में आगे नया टॉपिक बताऊंगा नेक्स्ट डे कि डीपीडी, ओपी और टीपी, विसरण दाब डिफ्यूजन प्रेशर, परासरण दाब ओपी ऑस्मोसिस प्रेशर, और स्फीत दाब यानी टर्गर प्रेशर में क्या संबंध होता है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो ये होता कैसे है, क्या ये काम करता है, इसको बताऊंगा। आप इसको पढ़ना ढंग से, नोट्स मैंने भेजे हैं उसमें एक्सप्लेन है पूरी तरह से। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना। थैंक यू।